नवोदय दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक के गिरनार एडिक्ट का दूसरा अभिलेख। और इस अभिलेख में लिखा क्या है ये भी आज जानने से पहले ये अभिलेख में क्या बताया है, एक महत्वपूर्ण बात जो आज के इतिहास में किसी ने बताया नहीं होगा। चक्रवर्ती के माध्यम से आप ये जरूर जानिए ताकि आपको भी ये पता चलेगा कि इस अभिलेख के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और सभी को ये जानना चाहिए कि राज्य व्यवस्था कैसे चलाई जाती है और लोगों के साथ, इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी ख्याल रखने वाला दुनिया में पहला सम्राट होगा। आप उनके बारे में इस अभिलेख में जानते हैं। अभिलेख की शुरुआत करने से पहले ये अभिलेख गिरनार की पहाड़ियों पर लिखा हुआ है, जो 14 एडिक्ट में से दूसरा एडिक्ट है। और इसमें आपको प्राकृत भाषा का जिक्र मिलेगा और धम्म लिपि में ये शिलालेख अंकित किया हुआ है, जिसे लोग ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं, लेकिन जो शिलालेख में लिखा हुआ है धम्म लिपि, उसे हम ज़्यादा महत्व देंगे। और शुरुआत करते हैं आज के इस अभिलेख की। तो आपके सामने ये अभिलेख आया हुआ है और एक अभिलेख में क्या लिखा है वो आज पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यह अभिलेख में शुरुआत में ही शुरू हुआ है, शवद विजितेम्मा देवानंग प्रियस प्रियदस्यनो रानो एवमपि प्रांचतेषु यथा चोड़ा पांड्या सत्यपुतो केतलपुत अतांबपानी अंतियको योनराज एवापि तस अंतियकस सामिनो राजानो सवत देवानंग प्रियन प्रियदर्शिनो रानो द्वे चिकित्सा कथा मनुष्य चिकित्सा च पशु चिकित्सा च ओषुधानी च यानी मनुष्योपगानी च पशुपगानी च यत यत नास्ति सवता हरापितानी च रोपापितानी च मूलानी च फलानी च यत यत नास्ति सवत हरापितानी च रोपापितानी च पंतेषु कुपाच खानापिता च वथाच रोपापिता परिभोगाय पशु मनुष्यानंग। अभिलेख मैंने थोड़ा सा जल्दी पढ़ने के लिए इसलिए कोशिश की। आपके सामने अभिलेख है, उसके बारे में हम देवनागरी में भी लिखा हुआ है, आप ये ज़रूर पढ़ लीजिए। और अगर आपको ये पढ़ना भी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसके बारे में जाकर आप ये पढ़ सकते हैं। और साथियों, खुश खबर ये है कि ये आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैं ये पढ़ सकता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको ये लिपि आना जरूरी है। अगर ये लिपि आपको आनी चाहिए तो आपके ही यूट्यूब चैनल पर, मतलब आपके ही यूट्यूब चैनल पर इसका पूरा वीडियो भी आपको मिलेगा। आई बटन पर क्लिक कर लीजिए और वहां पर आपको ये वीडियो देखने के लिए मिलेगा, वो जरूर आप देख लीजिए। आपको इसके बारे में जानकारी दी हुई है। थोड़े से अक्षर छोटे दिखाई देंगे क्योंकि उतनी सारी व्यवस्थाएं हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारा जो ये चैनल चल रहा है वो बड़ी कोशिशों के बाद चल रहा है, क्योंकि ये एक मोमेंट का हिस्सा है। और जब इसके साथ काम करते हैं तो इसके लिए जी बहुत सारे क्या होने चाहिए, जैसे कि आपके पास स्मार्ट बोर्ड होता है, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड अगर डिजिटल बोर्ड होता तो इस और अच्छी तरीके से मैं इसको पढ़ा पाता, लोगों को समझाता, लेकिन वो हमारे पास है नहीं। तो सीधी सी बात है, जितना सारा हमारा बोर्ड पर लिखा हुआ वही हम आपको बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देखने वालों में से अगर कोई धम्मदान दाता है जिसे ये लगे कि भाई इसके बारे में और भी जानकारी आनी चाहिए और भी अभिलेख सही मायने में हमें पता चलनी चाहिए, तो हमें स्मार्ट बोर्ड डोनेट करने की अगर किसी की इच्छा हो सकती है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आपके सामने डिटेल्स आ रहा है, उसको कॉन्टैक्ट करके आप ज़रूर हमारा सहयोग दे सकते हैं, ताकि मैं आपको और अच्छी तरीके से सम्राट अशोक के बारे में बता सकता हूँ और उनके जो शिलालेख है, उनकी जो लिपि है, लोगों को पढ़ा सकता हूँ। मेरे माध्यम से मैंने जितनी सारी लिपि पढ़ाने की कोशिश की है, कम से कम आज से 10 से 15 हज़ार लोगों को ये लिपि तो हम पढ़ा चुके हैं। और माध्यम कम होने, संसाधन कम होने की वजह से जितनी सारी हो सके उतनी बातें हमने कोशिश की है लोगों को सिखाने की। अगर आप में से कोई ये डिजिटल बोर्ड हमें डोनेट कर सकता है तो वो उसकी दान पारमिता के ऊपर है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है तो आप हमें दे दो, ऐसा हमारा ऐसे हमारी कामना बिल्कुल नहीं है। अगर किसी के मन में दान पारमिता पुष्ट होती है
तभी ये हम स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि किसी से ये हम मांग सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ये अगर किसी को लगता है कि और ये अच्छी तरीके से लोगों तक पहुँचे तो इसके लिए आप वो डोनेट कर सकते हैं। तो डोनेट करने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, तो आप ये डिटेल्स पर डोनेट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के सभी लेख की जो शुरुआत हमने की है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि ये कहा जाता है कि सवत विजितेम्मा देवानंद प्रियन प्रियदर्शी रानो एवं अपि प्रांचतिषु। अभी इसमें ध्यान से देखिए, देवाओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा, यहाँ पे विजितेम्मा जो शब्द है ना, विजितेम्मा का अर्थ होता है साम्राज्य। प्राकृत शब्द विजितेम्मा का अर्थ क्या होता है? साम्राज्य में। सवत का अर्थ होता है सभी, सर्वत्र, यानी कि सभी साम्राज्य, मेरे जितने सारा साम्राज्य है उसमें सभी साम्राज्यों में, मेरे सभी साम्राज्यों में क्या लिखा है? देवाओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा अपने राज्य में सभी सर्वत्र, राज्य में सर्वत्र, और सिर्फ अपने राज्य की बात नहीं, सीमा के नजदीक वाले राज्य में। कौन कौन से उनके सीमा में राज्य थे? तो चोड़ थे, चोला थे, पांड्या थे, सत्यपुत्र थे, केरल पुत्र थे, ताम्रपर्णी यानी कि आज के श्रीलंका है, यवन राजा अंतियोक है, अंतियोक के नजदीक में जितने सारे राजा है, उन्होंने यहां पर साफ साफ लिखा है कि देखिए, साफ साफ लिखा है कि प्रांच एवमपि प्रांचतेषु यथा, मतलब प्रांचतेषु सामिनो अंतियकस सामिनो राजानो। अभी आप समझ सकते हैं कि मेरे राज्य के सीमा के नजदीक में जो राज्य है, उस राज्य के नजदीक में जो राज्य है, यह श्रृंखला बहुत बड़ी है। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये कहेंगे कि यह बहुत ही यूनिक राज्य व्यवस्था थी। अपने राज्य में काम किया है ये तो कोई भी कर सकता है, उस राजा का धर्म होता है, उस राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपने राज्य में ये सभी काम करे। लेकिन ये ऐसे महान सम्राट होकर गए कि अपने राज्यों में तो काम किया है, बल्कि उस राज्य के सीमा लगत में जो भी राजा का राज्य है उसमें भी काम किया है। वो वहां पर भी ठहरे नहीं है, उसके राज्य के सीमा पर जिसका साम्राज्य है वहां पर भी काम किया है। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे विश्व में श्रृंखला उन्होंने बनाई हुई है। और ये इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट अशोक का शासन सबसे महान राज्य कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरे राज्य व्यवस्था इस तरीके से बनाई। तो उसमें क्या किया है ये दिख पढ़िए। तो ये कहते हैं कि सभी राज्य के नजदीक वाले राज्य के पल्याड़ भी, नजदीक राज्य को भी सर्वत्र देवाओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने 2 हॉस्पिटल्स का निर्माण किया है। जिसे चिकित्सा का है ना, चिकित्सा का अर्थ होता है चिकित्सालय, यानी कि हॉस्पिटल्स। 2 हॉस्पिटल्स का निर्माण किया है सभी राज्यों में। जब आप जाएंगे तो उसमें 2 हॉस्पिटल्स के निर्माण किया है। क्या क्या है? मनुष्य चिकित्सालय और पशु चिकित्सालय। पशु में क्या आता है? पशु पक्षी दोनों का ही जिक्र आता है। तो प्राणियों के लिए खास करके हॉस्पिटल्स, और इंसानों के लिए मतलब मनुष्यों के लिए हॉस्पिटल्स का निर्माण किया है। अभी तो हमारे पास जितने सारे राजा होकर गए हैं उन्होंने तो इसके बारे में कभी सोचा नहीं है, और जिन्हें हम महान भी कहते हैं। हम ये कहते हैं कि वो भारत के इतने सारे महान राजा होकर गए हैं, लेकिन उस राजा में ये उपलब्धि देखने के लिए नहीं मिलती है। कोई भी राजा में नहीं देखने के लिए मिलती है। अगर मैं अभी से पिछले राज्य व्यवस्था में जाऊं, यानी कि मुगल सम्राट, मुगल राजा भी होकर गए, उनके राज्य में भी ये व्यवस्था नहीं थी। महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य भी हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद यादव राजा होकर गए, उनके बारे में भी ये जानकारी नहीं। जितने सारे राजा होकर गए हैं इस भारतवर्ष में, लेकिन ऐसा राजा होकर नहीं गया है, ऐसा सम्राट होकर नहीं गया है कि जिसने ये काम किया हो। और ये भी कहते हैं कि 2 चिकित्सालयों का निर्माण किया है, लेकिन हॉस्पिटल्स का निर्माण करने के बाद उस हॉस्पिटल को लगने वाली जो दवाएं होती है उसका क्या? जैसे कि हमारे हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल होता है, तो मेरे जितने सारे, मैं अगर सम्राट अशोक के बारे में जानकारी देता हूं तो मैं ये कहता हूं कि जो आज मेडिकल की व्यवस्था है ना, उसका निर्माता कहीं ना कहीं तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक है। और उसने ये अभिलेखों से साबित भी किया है कि उसके समय में हॉस्पिटल के नजदीक में औषधों का उपलब्धि की थी। तो उसमें साफ साफ लिखा है
कि मनुष्य को उपयोगी और पशु के लिए जो उपयोगी ओषधानु का मतलब होता है औषधे, यानी कि दवाओं का निर्माण कैसे, जहां जहां पर नहीं है वहां पर उसका निर्माण। और उस समय में दवाएं कौन सी थी, तो नेचुरल थी, तो जड़ी बूटियों की होगी, केमिकल तो था नहीं, तो जड़ी बूटियों की दवा हुआ करती थी उस समय में। तो उस जड़ी बूटियों का अपने हॉस्पिटल के नजदीक में उसको क्या किया है, जैसे ये कहते हैं हम कि उस दवा, जैसे कि किसी भी पेड़ लगाना है तो पेड़ के बीज बोए जाते हैं, वैसे उस औषधों के बीज बोए हुए हैं और उसका उस जैसे कि झाड़ का, पौधे का वहां पे निर्माण किया हुआ है, उसको लगाया है वहां पर, ताकि उसको हॉस्पिटल में लगने वाले औषधों के बारे में वहीं पर वो सारे औषधें मिल सके। इतनी बड़ी सोच है। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि अगर मेरे हॉस्पिटल्स में रहने, जो हॉस्पिटल्स मैंने निर्माण किए हैं, तो उनके लिए आज भी हम जाएंगे तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको फ्रूट खाने चाहिए। क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रूट खाने चाहिए, या जिसे हम कहते हैं कि जमीन के नीचे आने वाला फल रहता है जिसे हम कंदमूल कहते हैं, ये भी आपको खाना चाहिए, ताकि उससे आपको प्रोटीन और जितने सारे जीवन सत्व जिसे कहा जाता है, सभी जीवन सत्वों का आधार मिल सकता है। तो ये बात उस समय में सम्राट अशोक को पता थी, तो उसने ये भी कहा है कि जहां पर हॉस्पिटल के बाहर फल और कंदमूल की व्यवस्था नहीं है, बाहर से सर्वत्र वो वहां आग लाकर लगवाया है। अभी हॉस्पिटल्स का निर्माण, उसके बाद औषधालय का निर्माण, उसके बाद फ्रूट के लिए, जिससे हम ये कह सकते हैं कि लोगों को फल मिले खाने के लिए, उसके बारे में भी सोचा है। देखिए कितनी बड़ी सोच है और कितनी बड़ी, जैसे और ये भी कहा है कि रास्ते से चलने वाले मेरे यात्रियों के लिए, मेरे प्रजा के लिए, जो रास्ते से यात्रा कर रहे हैं उनके लिए रास्ते रास्ते में मैंने कुआओं की निर्मित की है, जिसे हम मराठी में विहीर कहते हैं, तो हिंदी में कुआं कहते हैं। तो कुआओं की निर्मित की हुई है। रास्ते से दुतरफा मैंने वृक्ष लगाया है, छाया के लिए वृक्ष लगाया है। और ये किस लिए किया है मैंने, तो मनुष्य और पशु के लिए उपयोग के लिए किया है। आप सोच सकते हैं कि ये राजा नहीं है, सिर्फ राजा नहीं है, ये केवल सम्राट भी नहीं है, इसे आदर्श राज्यकर्ता इसलिए माना जाता है कि ये सभी आज भी नहीं होते हैं। आज भी हमारी राज्य व्यवस्था ऐसे काम नहीं करती है। कोई भी रास्ते से जाओ, रास्ता ठीक नहीं है, या वृक्ष लगाना तो दूर की बात है, जल की व्यवस्था करना ये तो बहुत दूर की बात हो गई है। लोगों को जाने के लिए सही मायने में रास्ता नहीं। अगर एग्जाम्पल देना चाहते हो, महाराष्ट्र में आइए, मुंबई गोवा हाईवे आज तक बन रहा है। ये किस लिए बताना पड़ रहा है, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शासन काल में आपको ये सारी बातें बताई हुई है। ये कोई मैं मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूं, आपके सामने देखिए ये अभिलेख है, कभी भी जाकर आप पढ़िए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, आप मुझे कांटेक्ट करो, चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं 1 महीने के अंदर आपको ये अभिलेख पढ़ने लायक बना दूंगा। मैं चैलेंज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने कितने सारे लोगों को इसमें इस शिलालेख या लिपि पढ़ने को साक्षर किया हुआ है। तो मैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर ये पढ़ने के लिए नहीं आता है आपको, आप मुझे कांटेक्ट जरूर कर लीजिए। मैं आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये लिपि में शिलालेख पढ़ने लायक बना दूंगा। अगर आपको लगता है कि ये पढ़ाया नहीं जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप। ये कोई लिपि जो है, ये कोई छुपी हुई लिपि नहीं है, या ऐसी लिपि नहीं है जिसे आज पढ़ नहीं सकते। जरूर पढ़ सकते, लेकिन कोशिश करेंगे तभी पढ़ेंगे। अगर आपको ये पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये सामने आपके जो नंबर आ रहा है उसको कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ये पढ़ने के बाद, ये पढ़ाई करने के बाद, इसके बनने के बाद आपको सही मायने में अभिलेख आप पढ़ सकते हैं। और यही नहीं, आपको हम सातवां कालखंड के समय तक, गुप्त कालखंड के समय तक के जितने सारे अभिलेख है वो पढ़ने लायक आपको बनना है। तो 3 महीना दीजिए, आपको मैं सभी अभिलेखों को पढ़ने लायक जरूर बना दूंगा। और ये अभिलेख आप जरूर पढ़ सकते हैं। सिर्फ जरूरी है
आपको अध्ययन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप कौन से साल में हो, आप 10 साल से बच्चे हो, आप 10 साल के बच्चा हो, 20 साल के युवक हो, 40 साल के तरुण हो या 60 साल के बुजुर्ग हो, आप ये तभी भी पढ़ सकते हैं। बाबा साहब कहते कि मैं आजन्म विद्यार्थी हूं, यानी कि मैं आजन्म क्या हूं, छात्र हूं। मेरी छात्र की उम्र बिल्कुल समाप्त नहीं होगी। उसी तरीके की हमारे भी होनी चाहिए। आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी इसके बारे में आगे जा सकते हैं। तो अगर ये सही मायने में आपको करना है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, जरूर कांटेक्ट कर लीजिए और शुरुआत कर लीजिए। चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती के उपलक्ष्य में ये नई लिपि सीखने की कोशिश कर लीजिए। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बता दीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसके बारे में आपको और भी अच्छी तरीके से और अच्छा वीडियो की क्वालिटी मिल सके, इसके लिए जो संसाधन है वो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारी कोशिश है आपको सभी चीजें बताने की। अगर आप किसी को ये दान पारमिता जागृत होती है तो आप जरूर कांटेक्ट कर लीजिए और ये जो सारी चीजें हैं वो डोनेट कर लीजिए, ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से इसके बारे में जानकारी हम दे सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगला शिलालेख पढ़ेंगे और अगले शिलालेखों की और जानकारी लेंगे। कैसे थे चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इसके बारे में और जानकारी लेंगे। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।